तो साथियों, आपको मालूम है आज पीलीभंगा में हम लोगों ने किसान सम्मेलन किया। बड़ी तादाद में विधानसभा क्षेत्र से और बाहर से भी सभी किसान साथी आए। और इन जिलों की जो समस्या हैं वो पुरानी हैं, पानी की है, नहर की है, सेम की है। और हाल ही में जो पाला पड़ा, जो सरसों की फसल को नुकसान हुआ, वो सब संज्ञान हम लोगों ने लिया, इस बात को रखा। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द जो सरसों की फसल का जो नुकसान लोगों को हुआ है उसकी पैमाइश करें और उसकी गिरदावरी कर कर जो सबसे ज़्यादा मुआवजा दिला सकते हैं हम लोग सरकार के माध्यम से, उसकी हम कोशिश करेंगे। ये किसान सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। कल मैंने नागौर में किया था, आज हम लोग हनुमानगढ़ में हैं और कल हम जा रहे हैं झुंझुनू। तो जगह जगह जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसान इस प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और किसानों को संबल देना, इसकी बातें सब करते हैं, लेकिन इनको एकजुट कर कर, एकत्रित कर कर जो वाजिब मांगे हैं, जो पूरी हो सकती हैं, उनको रेखांकित करना। और केंद्र सरकार ने पिछले 8.5 साल में लगातार ये बातें रखी, आमदनी दुगनी करने की बात रखी, किसान को कोई 6,000 रुपये साल के देकर उन्होंने सोचा कि बहुत उनका उत्थान हो गया। लेकिन जब यूपीए सरकार थी तब हमने 72,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ़ किया था। तो जो आमदनी इस देश की हो रही है, उस पूंजी को बजाय 2, 4, 5 लोगों के हाथों में देने की बजाय जो सैकड़ों करोड़ों किसान परिवार हैं उन तक पहुंचना चाहिए। देश की जो टैक्स पेयर्स की मेहनत और कमाई से जो 70-75 साल में जो संस्थाएं खड़ी हुई हैं, उनको औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, पोर्ट्स, बीमा कंपनी, बिजली कंपनी, खाने जो सरकार चलाती थी, उनको घाटे में दिखाकर और 2, 4, 5 लोगों के हाथों में सीमित हो गई है। आप सब जानते हो कि देश के सिर्फ 10% लोगों के हाथ में इस पूरे मुल्क की 2/3 संपत्ति है। मतलब जो अमीर गरीब की खाई है वो लगातार बढ़ रही है। और हमारा फोकस ये है कि हम किसान, किसान के परिवार और किसानों से जुड़े हुआ जो अर्थव्यवस्था है उसको दोबारा मजबूत करें। इसको लेकर हम लोगों ने सभाएं करी हैं और मुझे खुशी है कि रिस्पांस बहुत अच्छा है। नौजवान और किसान इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं। 10 महीने के बाद चुनाव है राजस्थान के अंदर, और 2018 में जब कांग्रेस सरकार यहाँ से हारी थी तो हम मात्र 21 विधायक रह गए थे कांग्रेस के। उस समय हम लोगों ने, मुझको राहुल जी ने और सोनिया गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया था कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में। उस समय लंबा संघर्ष हम लोगों ने किया, सबके सहयोग से हम लोग सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब दोबारा चुनाव आ गए हैं 10 महीने के अंदर अंदर, और ये लगातार भाजपा कांग्रेस एक परिपाटी बन गई है राजस्थान के अंदर। इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है और ये संभव है। मैं मानता हूँ कि लोग भाजपा के केंद्र के शासन के कार्यकाल से नाखुश हैं, विशेष रूप से नौजवान और किसान। इसलिए वो चाहते हैं कि ये परिपाटी बदले। और इस संदर्भ में एआईसीसी ने कमेटी बनाई थी हमारी रिकमेंडेशंस पर 2 साल पहले। उस कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ कदम उठाए हैं। अब खड़गे साहब नए अध्यक्ष हमारे बने हैं, तो हम समझते हैं कि सरकार, संगठन, कार्यकर्ता अगर पुरजोर मेहनत करेंगे और समन्वय बनाकर काम करेंगे तो 10 महीने के बाद हम लोग न सिर्फ राजस्थान के अंदर लेकिन छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हम लोग सरकार बनाएंगे। तीनों स्टेट्स जीतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हैं 2024 के अंदर। और आप सभी जानते हो कि सरकार बनाने के बावजूद भी हम राजस्थान में 25 में से एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। लेकिन जिन लोगों को जिताया जनता ने, वो 25 लोग क्या कर रहे हैं इसकी रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने आ रही है। तो जो भारत सरकार को जो यूरिया, खाद जो आवंटन करना चाहिए हमारे कोटे का राजस्थान का, वो रोक लेते हैं। ठंड में लोगों को शाम के टाइम रातों रात लाइन लगा के खाद देना पड़ रहा है फसल के लिए, अपनी खेती के लिए। तो ये जो पक्षपात की राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ सब लोग हैं। और राहुल जी की यात्रा 30 तारीख को ख़त्म होगी कश्मीर के अंदर, ऐतिहासिक और 3,500 किलोमीटर 3, 4, 5 राज्यों में मुझे उनके साथ चलने का मौका मिला। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो आसान काम नहीं है। मतलब रोज़ का 25-28 किलोमीटर चलना और लगातार चलना, और चलने का एक ही उद्देश्य है कि देश में एक संदेश जाए, एक पैगाम जाए, प्यार का, मोहब्बत का, एकजुटता का। और जो हिंसा, आक्रोश, टकराव, मनमुटाव, घृणा और जो माहौल बना है देश के अंदर पिछले 7-8 सालों में, उसके खिलाफ सब हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बाकी लोग भी हैं। और एक बदले की भावना से काम करना, संस्थाओं को बिल्कुल कमज़ोर बना देना और चंद लोगों को मदद करना, बाकी सब लोगों को ध्यान भटकाकर हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद इस तरफ धकेल देना,
और विकास के नाम पर अर्थव्यवस्था के जो हाल हैं, आप जानते हैं कि बेरोज़गारी की दर आज तक कभी इतनी हुई नहीं, और डॉलर का जो रेट हो गया आप जानते हो, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कहती थी कि महंगाई डायन मार गई। अब गैस का सिलेंडर 1150 रुपये का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल 100 रुपये, 110 रुपये का हो गया। और इन सब बातों को लेकर जनता, मैं समझता हूँ, थक चुकी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर काम करेंगे। तो जैसा हमने हिमाचल प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार का दावा बीजेपी करती थी, उसको प्रियंका जी ने पुरजोर मेहनत करी वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, हम लोगों ने भी सबका सहयोग किया और सरकार कांग्रेस की बनी है। तो ये भ्रम जो हुआ था कि उत्तर भारत में भाजपा को हराना मुश्किल है, उस भ्रम को तोड़ा है। ये बात सच है कि 18 के बाद ये पहली बार हम एक उत्तर भारत में राज्य जीते हैं, लेकिन अब बदलाव की लहर है, और राजस्थान के अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगर पूरी ऊर्जा से, ताकत से, समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे। और एआईसीसी ने कुछ कदम भी उठाए हैं, क्या निर्णय लेना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किस समय पर क्या करना है, ये काम पार्टी लीडरशिप का है। लेकिन हम सब चाहते हैं कि राहुल जी का संदेश और प्रियंका जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, और 10 महीने के बाद हम यहाँ की सरकार दोबारा रिपीट करेंगे। एक बात है जो तो यहाँ बिल्कुल पड़ोसी पंजाब हरियाणा में बहुत सस्ता है, राजस्थान में महंगा है, राजस्थान के वेट के कारण जयपुर से भी 4 रुपये महंगा है यहाँ। ये पुरानी है, ये व्यवस्था बनी आई है। मुझे लगता है कि जहाँ कहीं भी राहत दे सकते हैं देनी चाहिए, और अभी लास्ट बजट हमारी सरकार का आएगा, आई थिंक अगले महीने आएगा। उसमें मैं समझता हूँ कि मध्यम वर्ग को, खासकर आम व्यक्ति को कुछ ना कुछ राहत देने की उम्मीद मुझे लगता है, और मिलनी भी चाहिए। किसानों की जो बात है ना, तो भाजपा का भी आरोप है कि कर्जा माफी की घोषणा हुई थी, आप ही अध्यक्ष थे, और कर्जा माफी नहीं हुई किसानों को। ये कर्जा माफ़ी जो प्रदेश के बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनकी हमने सारे कर्ज माफ़ किए हैं, लेकिन जो असहयोग मिलता है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, भारत सरकार के अधीन जो बैंक्स हैं, जिनका मुख्यालय मुंबई, दिल्ली में है, वो बैंक अगर नेगोशिएट भी नहीं कर रहे हैं, अब बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो लाखों करोड़ माफ़ कर देते हैं, उनको एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। किसान का जब लोन आता है तो उसमें हमारे पार्ट का जो हम देने को तैयार हैं, लेकिन बैंक बात ही नहीं करें और केंद्र सरकार उनको हस्तक्षेप बिल्कुल ही ना करे, तो कैसे पार पड़ेगी। तो राजस्थान के जो कोऑपरेटिव बैंक से, सोसाइटी के बैंक से, वो लगभग सभी लोन माफ़ किए हैं, और 25-26 लाख किसानों को इसका फ़ायदा भी मिला है। सर, प्रदेश के अंदर सहकारी समिति को, गाँव को, जो ग्रामीण है, किसान है, उनको मजबूती देने के लिए सहकारिता विभाग के अंदर जो बैंक चल रहे हैं, इनमें लगभग सभी गाँवों में रोजाना नए फंड्स, घोटाले और ये सब चीजें सामने आ रही है। जहाँ किसानों की मदद के लिए भैया कुछ चंद लोगों को भाई, ये एक तो अभी मैं इस जिले के दौरे पर आया था, तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये ज़मीन कुर्की करने वाला मामला भी उठ रहा है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो हमारी सरकार और विधानसभा में जो हमने बिल पारित किया उसके बावजूद भी कुर्की के आदेश निकाल रहे हैं, वो बहुत गलत है, इलीगल है, उस पर हम कार्रवाई करवाएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव का निर्माण इसलिए किया गया था कि वो किसानों को और समृद्ध बनाए। अगर कहीं कोई भी ऐसी स्पेसिफिक शिकायत है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। और देखिए, गवर्नेंस का मतलब होता है सिर्फ घोषणा, बजट, विज्ञापन, इश्तिहार या अनाउंसमेंट्स नहीं होता, वो कारगर ज़मीन पर, धरातल पर उतरें, और जो आम नागरिक है उसको सरलता से उन स्कीम्स का, उस प्रोग्राम्स का फ़ायदा मिले। यही गुड गवर्नेंस है। सिर्फ एलोकेशन करना या बजट देना अपर्याप्त है। अलग होकर आप यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मकसद है? पहली बात तो आपका सवाल गलत है, ये कोई यात्रा नहीं है। 10 महीने चुनाव में बचे हैं, भाजपा पूरी तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी पूरे गांठ बांध के तैयारी मैदान में उतर चुकी है। पूरी कांग्रेस संगठित है, और कांग्रेस का जो अभियान शुरू होने वाला है 4 दिन के बाद, 26 जनवरी को, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, उसमें पूरी पार्टी मिलकर काम कर रही है। जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी वो एआईसीसी की यात्रा थी। ये जो कार्यक्रम निकल रहा है ये हर राज्य में हो रहा है, और हर राज्य की राजधानी में प्रियंका जी खुद आएंगी राजधानी में इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। बजट आगे जो पेश हो रहा है युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, अगर बजट में बड़ी घोषणाएं होती है, आपको सीएम बना दिया जाता है बाद में, देखिए तो किस तरह से? ये तो बड़ा काल्पनिक सवाल है, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ कि भविष्य में क्या होगा ना आप जानते ना मैं जानता हूँ। अगर होगा तगर होगा। राजस्थान में बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है, तो गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार में 6% बेरोजगारी है, और राजस्थान में आपकी भी सरकार है, तो पीछे एक भी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाया, और 23% बेरोजगारी। भाई, इस पर मुझे जो बोलना था मैंने कल बोल दिया, और आज मैंने अपनी भाषण में बोला है। मैं चिंतित हूँ नौजवानों के लिए, और खासकर जो शिक्षित बेरोजगार हैं, क्योंकि उनकी पीड़ा ज़्यादा है। उन्होंने पढ़ लिखकर मेहनत करी, अगर रोज़गार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, सरकार ने नौकरियाँ अनाउंस की हैं, कुछ प्रक्रिया में चल रहे हैं और भी अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा इशू है। और पार्टी, किसी सरकार की पार्टी हो, नौजवान तो उस राज्य और देश का ही है ना।
हमारे इतनी बड़ी आबादी में लाखों करोड़ों बच्चे अगर शिक्षित हैं और बेरोजगार रहेंगे तो हम कैसे देश को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, मैं इसको बहुत गंभीरता से लेता हूँ। चाहे पेपर लीक का हो, चाहे एग्जामिनेशंस कैंसिल करने का हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार ना मिलने का हो, तो इस दिशा में हमको और मजबूती से काम करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, चिकित्सा के साथ में चिकित्सा की जहाँ तक बात आती है तो अन्य राज्यों की तुलना अगर राजस्थान से की जाए तो क्लिनिक इंफ्रावेक जो एक्ट है पीछे काफी सालों से पेंडिंग में है, राजस्थान में लागू नहीं। नहीं, ऐसा है, देखो शिक्षा के क्षेत्र में तो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार ने अच्छा काम किया है, पार्टी ने इसको अच्छी तरह प्रचारित भी किया है, अलग अलग योजनाएं बनी हैं, लोगों को लाभ भी मिल रहा है। तो जो कोरोना काल में हालात पैदा हुए थे उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश और गुजरात में क्या हालत है, आप जरा आंकड़े उठा के देख लीजिए, लाशें बही थी नदी के अंदर। तो ये कहना गलत है कि एक स्टेट का ये हालत दूसरी स्टेट का। राजस्थान के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में, खासकर कोरोना काल के क्षेत्र में सब ने मिलकर अच्छा काम किया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद गुटबाजी कुछ कम हुई है प्रदेश कांग्रेस? कौन सी गुटबाजी? जैसे कि आज दोनों विधायक भी जो कांग्रेस का नहीं दिखे। तो जरूरी नहीं है भाई, ऐसा है, जरूरी नहीं है कि हर कार्यक्रम में हर वर्कर, हर नेता, हर प्रतिनिधि मौजूद हो। सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं और सबका उद्देश्य यही है कि सरकार दोबारा कैसे बने। 2023 के अंदर हम 3 में हारे, 13 में हारे, तो 23 में जीतना जरूरी है। सर, अभी आपने सांप्रदायिकता का जिक्र किया था, तो मैं अभी आपको एक वाकया बताता हूँ। हमारे वहाँ पर भादरा में क्या हुआ, मैंने क्या जिक्र किया था? सांप्रदायिकता का जिक्र। मैंने बोला सांप्रदायिकता नहीं? हाँ, नहीं, हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया था हाँ। वो वाला। तो उसके अंदर क्या हुआ, हमारे भादरा में कथित गोकशी की घटना हुई थी, जिसमें एक्यूज के घर से 10 सैंपल लिए गए जो कि नेगेटिव आए, और जो प्राइवेट आदमी ने सैंपल दिया वो पॉजिटिव आया था। उसके बावजूद भी मतलब एक्यूज्ड पर तो कार्रवाई हुई, 60 दिन तक, 65 दिन तक उनको जेल में रहना पड़ा। लेकिन उसके बाद में जो सैंपल पॉजिटिव आया एक बंदे का, मेरे को इस प्रकरण की जानकारी नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ जो आप की बात है, सकारात्मक कदम उठाओगे सर? भाई मेरे को इस प्रकरण की बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी कोई ऐसी घटना होती है तो उसकी निष्पक्ष समय सीमा के तहत जांच हो और न्याय मिलना चाहिए। कोई किसी जाति, धर्म, बिरादरी का हो, अगर कानून का उल्लंघन हुआ है उसके अधीन कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सर, राजस्थान क्राइम के मामले पिछले कई सालों से क्या चले? कई सालों से राजस्थान क्राइम के मामले नंबर 1 पे चल रहा है, नंबर 2 पे चल रहा है। ये स्थिति सुधरने में कितना साल और लग सकता है? सरकार आपकी भी रही है 5 साल। सरकार तो है हमारी 5 साल, 4 साल ही तो है, 1 साल और है, तो अगले 1 साल में हम प्रूव करेंगे, जो पहले नहीं कर पाए उसको और बेहतर करेंगे। योजना और ओल्ड पेंशन सरकार ने जो किया है, इस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना आपको, हम लोगों ने अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन अगर 11 महीने बाद सरकार हमको बनानी है तो हम लोगों को संगठन और सरकार में और समय में बनाना पड़ेगा और मजबूती से काम करना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास जो मैं दोबारा बोलना चाह रहा हूँ आपको, हम सरकार रिपीट नहीं कर पाए 3 में, 13 में, 23 में कैसे रिपीट करें? ये देश सबका है और सबकी कलेक्टिव यही एक हमारी मंशा है कि हम सरकार दोबारा बनाए 23 के अंदर। सचिन जी, आगामी वर्ष में यूथ कांग्रेस के चुनाव की ये घोषणा, उसको किस तरीके से? तो चुनाव, संगठन के चुनाव, अभी खड़गे साहब को चुनाव हुआ है, उस टाइम चुनाव चल रहे थे गुजरात, हिमाचल में, तो स्टेट्स के चुनाव अपने अलग हैं, संगठन के चुनाव अलग हैं, वो अलग प्रक्रिया चलती रहती है। पेपर नकल की बात कर रहे हैं, तो ये माफिया है कौन आपकी नजर में जो बार बार पेपर लीक? वो तो जांच के बाद पता पड़ेगा ना, जांच हो जाएगी। राजस्थान की राजनीति की परिपाटी रही है, हर 5 साल में दूसरे राजनीतिक दल की सरकार बनती है। वहीं पिछले 5 साल में अगर कांग्रेस कार्यकर्ता की तो बात करें तो कांग्रेस अपना संगठन तक, जिलाध्यक्ष तक नहीं नियुक्त कर पाई है। वहीं गुटबाजी की बात करें तो कांग्रेस में जो कई गुटों की बात आती है तो दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं की भी अनदेखी लगातार की गई है। भाई हमारे तो सुनो, पहली बात तो कांग्रेस में तो कोई गुट है नहीं। वो अलग बात है कि बीजेपी के अंदर 1 दर्जन या 1.5 दर्जन अलग अलग लोग अपनी दुकान चलाते हैं, हमारे सब मिलकर काम करते हैं। हमारे नेता खड़गे साहब अध्यक्ष हैं और सोनिया जी, राहुल जी, हम सबके नेता हैं पूरी पार्टी के, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं शुरू से कहता आया हूँ कि 5 साल जब हम लोग विपक्ष में थे वो समय बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थीं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी और यहाँ वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, 163 विधायक थे। उस समय जिन कार्यकर्ताओं ने अपना सब कुछ कुर्बान किया उस कठिन समय में, जिन्होंने सड़कों पर आकर पुलिस की लाठियां खाई, जेलों में गए, हड़ताल करी, धरने दिए, प्रदर्शन किया, घेराव किया और सरकार को कटघरे में खड़ा करा, एक इतनी बड़ी बहुमत की सरकार को चैलेंज जिन कार्यकर्ताओं ने किया था, मैं तो हमेशा से उनकी पैरवी करता आया हूँ। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कार्यकर्ता का रुझान किसी के तरफ भी हो सकता है। भाई मेरे को आप पसंद हो, आप कम पसंद हो, लेकिन वर्कर जो कांग्रेस पार्टी का रहा उसको पुरस्कारित अगर हम लोग करते हैं उसमें सबका फ़ायदा होता है।
लेकिन वर्कर्स से ज़्यादा अगर हम अधिकारी या कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स को प्राथमिकता देते हैं तो कहीं ना कहीं वर्कर का मनोबल भी टूटता है। तो मेरा तो ये है कि अधिकारी अपना काम करें, सेवानिवृत्त हो जाएं तो उनको रिटायर होना चाहिए। मेरी बात खत्म करनी है। तो मैं ये चाहता हूँ और हमेशा मैं कहता आया हूँ कि वर्कर्स को मान सम्मान मिले। हर वर्कर को पद नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी पूछ हो, उसकी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, और वो भी अपने क्षेत्र में, समाज में, इलाके में उन समस्याओं का समाधान कराने लायक बन जाए, ये उसके लिए ताकत होती है। और इसी बात को लेकर मैं बहुत बार अपनी बात जयपुर में रख चुका हूँ और मुझे लगता है उस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। लेकिन जो अनुपात है रिटायर्ड ऑफिसर्स का पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट देने का और जो कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको अपॉइंटमेंट देने का, उसको अनुपात को बेहतर करने की जरूरत है। सर, उपेक्षित कार्यकर्ता जो पिछले 5 साल से उपेक्षा में रहा है, 5 साल कांग्रेस का शासन रहा है, अब आप बात कर रहे हैं समन्वय और उनकी मेहनत की ताकि वापस सरकार रिपीट हो सके, तो उन कार्यकर्ताओं को वापस किस तरह से आप शामिल करेंगे खुद के साथ? मैंने कहा ना आपको, हर वर्कर को पोस्ट पद नहीं चाहिए, उनको मान सम्मान, भागीदारी, प्रशासन में उनकी पूछ हो, उन लोगों को लगे कि हमारे कहने से जन कल्याण के काम करा सकते हैं। यही तो पॉलिटिकल वर्कर की डिमांड होती है और उनसे लगातार संपर्क करें, मिलते रहें। और हमेशा सरकार कोशिश भी करती है, लेकिन क्योंकि चुनावी वर्ष है, अब लोगों की उम्मीद बढ़ चुकी है, वर्कर्स की भी, जनता की भी, तो मुझे विश्वास है कि अगले 8-10 महीने में सब हम चुनौतियों का सामना करेंगे। सरकार बनाएंगे। जयपुर में मामला उठा था बैठक के अंदर कि जहाँ पे ये कहा गया था जो निर्दलीय विधायक सरकार के समर्थन में आए या बसपा से आए, वो हमारी चलने नहीं दे रहे कांग्रेस के जो विधायक या कार्यकर्ता, ऐसा मामला वहाँ भी उठा था। कहीं ना कहीं ये बात तो आप मानते हैं? आप गए थे उस मीटिंग में? नहीं, अखबार में आई है, मीडिया में ये सारी निर्देशानुसार ये आप जो किसान सम्मेलन कर रहे हैं, या आप अपने निर्णय से कर रहे हैं, या राहुल गांधी जी के कहने पर कर रहे हैं? ये जो सभाएं हम लोग आयोजित कर रहे हैं, ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं और 2023 में सारी परिपाटियों को तोड़कर दोबारा कांग्रेस सरकार कैसे बने, उसको उस दिशा में अपने कदम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। सबसे अहम सवाल है सर, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों, और बेटी के ब्याह में सबको साथ लेके काम करते हैं, सब मिलकर। गंगानगर और हनुमानगढ़ कृषि प्रधान क्षेत्र है। आपने पहली बार किसानों की मन की बात कही थी। हर बार पानी, सिंचाई और बिजली के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है, सड़कों पे आना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। पहली बार कोई नेता ऐसा है जिसने ये कहा भी सरकारों को ये करने की आवश्यकता है कि ये आंदोलन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो कैसे इसकी किस तरीके से रूपरेखा? इस देश में 2023 चल रहा है, जब से मैं देख रहा हूँ कम से कम 20 साल से घटनाक्रम बदलता नहीं है। सरकारें बीजेपी की भी आई, कांग्रेस की भी आई, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो ये एक कदम पीछे के सोचना पड़ेगा कि इसका पूरा समाधान कैसे होगा। हम आज कहीं बैंडेड लगा दें, आज कुछ राहत दे दें, आज कुछ पानी छोड़ दें, आज मरम्मत करा दें, फिर चले 3 महीने बाद फिर तो इसका तो पूर्णकालीन कहीं ना कहीं समाधान ढूंढना पड़ेगा, हमेशा के लिए। और ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ के जो 2 जिलों के किसान हैं और ये इतनी मेहनत कर इतना अनाज पैदा करते हैं और फिर भी ले दे के समस्या 2-3 ही हैं। नहर की, पानी के सप्लाई की, जो गंदा पानी आ रहा है उसकी, सेम की और बिजली की, इन सब वो तो खैर हर बार होती है। लेकिन ये स्थायी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, खाद की सप्लाई, बीज की सप्लाई तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन नहर और पानी कहाँ से लाएंगे? तो स्थायी समाधान ढूंढने पड़ेंगे। और अगर हम सोच व्यापक नहीं बनाएंगे, हम अगर अपना दृष्टिकोण इतना बड़ा नहीं करेंगे, हम उसी में लगे रहेंगे कि बस मुझे ये नगर पालिका चुनाव जीतना है या इस व्यक्ति को ऑब्लाइज करना है या इसको ठेका देना है या इसकी मीटिंग करानी है, तो वो आंदोलन समाप्त कैसे हो, आंदोलन शुरू कैसे हो, इस फेरे से अगली पीढ़ी को मैं मुक्त कराना चाहता हूँ। हम लोगों ने देखा ना, मैं देख रहा हूँ 25-30 साल से वही क्रम, वही जज्बात, वही इशू हर बार आते हैं। तो अगली जो पीढ़ी है उसको तो इसे मुक्त करना चाहिए। इसके लिए सुनो, इसके लिए जो कुछ भी करना है, इसमें सब पार्टीबाजी छोड़ के सबको बैठना पड़ेगा। देश पे संसाधन है, देश के पास ताकत है, पैसा है, मटेरियल है, इंसान है और सबकी मंशा भी है। ऐसा कौन सा दल है जो बोलेगा समाधान नहीं करना चाहिए? कौन सा नेता बोलेगा मत करो? हमने अलग पार्टी बना रखी है, कोई यूनियन है, कोई दल है, कोई विपक्ष है, कोई पक्ष है, कोई कामरेड है, कोई जनता दल है, कोई कांग्रेस है। सब लोग एक तरफ छोड़ के राजस्थान और खासकर इस क्षेत्र के अंदर अगर हम एक ब्लूप्रिंट बनाएं कि अगर हमें 5 साल में ये अचीव करना है, 10 साल में ये करना है, 15 साल में ये करना है, क्यों नहीं कर सकते? क्या नहीं हो सकता है? लोग चांद पे मकान बनाने की सोच रहे हैं और हम यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों को अपनी विजन, अपनी सोच, अपना दिल बदलना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि ये जीवन सिर्फ 2-4-5 साल का नहीं है, हमारा हो सकता है लेकिन आने वाली पीढ़ी तो होगी। तो उनके लिए एक हमेशा का सोल्यूशन ढूंढ के जो सबको एक्सेप्टेबल हो और पॉसिबल है। क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है मुझे बताइए?
अगर आपकी दृढ़ संकल्प है, दृढ़ शक्ति है, पैसा है, सबकी सहमति है, तो ऐसा कौन सा नहर, कौन सी नदी, कौन सा बांध, कौन सा पुल है जो नहीं बन सकता है। तो ये तो बैठ के अगर चक्कर क्या है, अगर हम लोग एस्पिरेशनल नहीं बनेंगे, हमारी अगर उम्मीद और आकांक्षाएं सीमित रहेंगी, अगर हम उतना जो आप सोच नहीं सकते आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, तो सोच बदलने की ज़रूरत है। इसलिए मैं यंग लोगों को बोलता हूँ कि हम इस फेरे से निकलना चाहिए हम लोगों को, और मैं समझता हूँ ये बहुत पॉसिबल है। इतने यहाँ के लोग मेहनती लोग हैं, सब कुछ यहाँ पर है, फिर भी समस्याएं हर 2-5 साल में रिपीट होती रहती हैं। कब तक चलेगा ये? तो मैं तो चाहता हूँ, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस, कमिटमेंट कुछ भी करने को तैयार हूँ अगर इस समस्या का समाधान निकल सकता हो। और पहल कोई करेगा तभी होगा ना। हम सब बोलते हैं, हम सब सुनते हैं, लेकिन कोई अगर जिसके हाथ में कलम हो वो बैठ के संकल्प लेके मुझे तुमसे बात करनी है, सोल्यूशन निकलेगा। हर चीज़ का समाधान निकल सकता है, हर समस्या को हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम नौजवानों के अंदर वो सोच ही नहीं पैदा करेंगे, हम भी अपने बच्चे पोते वही सिखाएंगे कि झंडा पकड़ो, यहाँ बैठना मई के जून में, यहाँ बैठना अक्टूबर में, यहाँ धरना करना, यहाँ पानी खुलवाना, ये बिजाई में करना है, ये पकाई में करना है, तो वो क्रम ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को प्रेरित करें, सोच को, अपने मन को बड़ा बनाकर इस समस्या का समाधान ढूंढें हमेशा के लिए। सर, पिछले 4 साल से जो पानी की जो मांग है, किसान अक्सर सड़कों पे रहते हैं और कहीं ना कहीं आप हर सवाल का इस तरीके से जवाब दे रहे हैं कि नहीं ऐसा सरकार को करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सवाल मन में उठ रहा है कि मैं जानता हूँ तुम पिछले 15 मिनट से जो कोशिश कर रहे हो, मैं बहुत सियाना हूँ, मैं वो कहूँगा नहीं जो तुम कहना चाह रहे हो। मैं सारी बात कर रहा हूँ जो मुझे करनी है, और मैंने आज सारी बातें बोल दी, और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुनो, इस जिले के मैंने मंच पे भी कहा था, हनुमानगढ़ गंगानगर से मुझे कहीं एक अंदरूनी लगाव है, और उसका कारण मुझे पता नहीं, यहाँ के लोगों से, यहाँ के खाने पीने से, यहाँ के कल्चर से, और यहाँ मैं हमेशा ढूंढता हूँ बहाने मैं कैसे दोबारा यहाँ पे आ सकूँ। तो मैं जाना झुंझुनू, लेकिन जब भी मैं आया हूँ, चाहे मैं सत्ता में हूँ, विपक्ष में हूँ, पद पे हूँ ना हूँ, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सभी संस्थाओं ने, यहाँ के पत्रकारों ने बहुत स्नेह और प्रेम दिया है, तो यहाँ पे लगाव मेरा रहा है। इसलिए जो आज मैंने बातें बोली हैं, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बातें नहीं थी, लेकिन मेरे मन में था कि यहाँ पर हम इस बड़े मुश्किल चट्टान को अगर हिलाने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो हम ज़्यादती करें अपने साथ। मौका हमको मिला है और टाइम बहुत जल्दी निकलता है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बातों पर लोग सोचेंगे। अगर आप लोग इस बात को दिखाओगे, छापोगे, हम समाधान ढूंढेंगे। और रही बात राजनीति की, तो 10 महीने हैं, कमर बांध रखिए। आपने सुना देखा, हम सब नेता बैठे हैं, तैयारी करी है, और हम कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, पक्षपात नहीं है, लेकिन हाँ, न्याय के लिए, नौजवानों के लिए, उनकी बेरोजगारी के लिए, किसानों के लिए मैं बेबाकी से पहले भी बोलता आया हूँ।